हम आरसीसी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिजाइन एंड ड्राइंग्स में लेक्चर 2। तो ये हमारा जो रिइंफोर्समेंट मटेरियल है उसके बारे में आज जानते हैं। रिइंफोर्समेंट मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है जी। तो रिइंफोर्समेंट मटेरियल क्या है? तो मटेरियल जो एडिशनल मटेरियल हम यूज करते हैं आरसीसी में, जो पीसीसी में, तो उसको हम रिइंफोर्समेंट मटेरियल बोलते हैं। तो हम अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या बनेगी? द एडिशनल embedded material in a plain cement concrete to resist the tensile stresses in the member is known as reinforcement material. Is known as reinforcement material. तो reinforcement material क्या होते हैं? The additional material embedded in the plain cement concrete to resist the tensile stresses in the member, that is known as reinforcement material. वो मटेरियल, एडिशनल मटेरियल जो पीसीसी में हम क्या करते हैं, एम्बेडेड करते हैं, ताकि जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं जो उनको क्या किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है जी। तो उसको हम बोलेंगे रीइंफोर्समेंट मटेरियल। तो रीइंफोर्सिंग मटेरियल, एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल। जो अगर हम बात करें, ग्लास फाइबर है, स्टील है, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जो रीइंफोर्सिंग मटेरियल के हैं। एक तो स्टील है हमारा, ठीक है जी। स्टील ज्यादातर मोस्टली यूज होता है क्योंकि ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आइडियल रिइंफोर्सिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है उसको फुलफिल करता है स्टील, इसलिए हम स्टील को ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्या क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। और कौन से? जैसे रिब्ड टॉर स्टील हो गया, स्टील बार्स हो गए, रिब्ड टॉर स्टील फाइबर, स्टील फाइबर, ग्लास फाइबर, बैम्बू एटसेट्रा। तो बहुत सारे जो हैं एज अ रिइंफोर्सिंग मटेरियल हम यूज करते हैं। स्टील बार, रिब्ड टॉर स्टील फाइबर्स, ग्लास फाइबर्स, बैम्बूज, ये सारे क्या हैं? रिइंफोर्सिंग मटेरियल हैं। जो ये रिइंफोर्सिंग मोस्टली हम क्यों यूज करते हैं? स्टील को आजकल हम मोस्टली यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो स्टील है, स्टील क्या करता है, जो रिक्वायरमेंट, एक आइडियल रिइंफोर्सिंग मटेरियल जो चाहिए, जो आइडियल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है। ये सारी की सारी स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने का काम कर रहा है। सारी की सारी जो हमें जिस तरह का हमें रिइंफोर्सिंग मटेरियल चाहिए उस तरह की सारी की प्रॉपर्टी इसमें है। इसलिए हम क्या करते हैं, एज अ रिइंफोर्सिंग मटेरियल किसको यूज कर रहे हैं? स्टील बार्स को आजकल यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या चीज है इसमें रिइंफोर्सिंग मटेरियल में? जनरली हम स्टील को ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, इसकी जो रिब्स हैं,
अगर हम बात कर लें रिब्स, जो सरिया होता है हमारा, रिब्स होती हैं, तो उसका जो हमारा स्टील है उसमें कंक्रीट और जो स्टील है उसकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अच्छी बॉन्डिंग होने की वजह से हम क्या करते हैं, स्टील को यूज करते हैं एज अ रीइंफोर्समेंट मटेरियल। ठीक है जी, तो ये है हमारा क्या है, रीइंफोर्समेंट मटेरियल। तो उसके बाद अगर हम बात करें सूटेबिलिटी क्या होती है, टेंसाइल जो सूटेबिलिटी है हमारी स्टील की, क्या सूटेबिलिटी है वो हम डिस्कस करते हैं। सूटेबिलिटी ऑफ स्टील एज रीइंफोर्सिंग मटेरियल, ये जो डेफिनेशंस होती है नोट किया कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सूटेबिलिटी ऑफ स्टील एज ए reinforcing material। suitability of steel as a reinforcing material। हमारी क्या सुटेबिलिटी है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने रीइंफोर्समेंट मटेरियल के बारे में पढ़ा। हमने बोला मोस्ट जो यूजेबल है कौन सा हमारे पास एज ए रीइंफोर्सिंग मटेरियल हम यूजेबल है, और ये हमारा स्टील। तो स्टील जो है उसकी सूटेबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है, सूटेबिलिटी एज ए रीइंफोर्सिंग मटेरियल हम स्टील को ही क्यों यूज करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करें तो क्यों यूज करते हैं, इसकी सूटेबिलिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है सबसे पहले ही हम बात कर चुके हैं ड्यू टू रिब्स इट्स मेक अ परफेक्ट बॉन्डिंग विद कंक्रीट के साथ ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए ठीक है जी, एक प्रॉपर्टी सूटेबिलिटी है इसकी। ठीक है जी, क्या होता है to develop sufficient bond with concrete, to develop sufficient bond with concrete। ठीक है जी, तो कंक्रीट के साथ एक सफिशिएंट बॉन्ड बनाता है इसलिए। और इसमें जो हुक्स एंड बेंड्स प्रोवाइडेड की जाती है एंड्स पे, इसमें और क्या होता है hooks and bends are provided at the ends। तो hooks and bends भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं और अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए, सफिशिएंट बॉन्ड बनाने के लिए स्टील और कंक्रीट का। ठीक है जी, और सूटेबिलिटी क्या है इसकी, और सूटेबिलिटी क्या है इसमें, क्या है सूटेबिलिटी में जो हाई एंड यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, क्या रहता है इसमें हाई एंड यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ होने की वजह से भी क्या है हाई एंड यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसकी वजह से भी क्या है स्टील को हम एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल यूज करते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी है स्टील की जो सुटेबल करती हैं, जो हमारे कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है और जो स्ट्रेंथ होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, यील्डिंग होती है, वो इसकी वजह से ज्यादा है। ठीक है जी, तो हाई एंड यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ है। मोस्टली ये प्लेन ग्राउंड और ये हमारा सुपीरियर डक्टिलिटी और बेंडेबिलिटी ज्यादा होती है। इसमें क्या है मोर बेंडेबिलिटी, जिसकी बेंड होने की एबिलिटी है वो क्या है ज्यादा है, इसीलिए भी हम क्या कहें ये एक सुटेबल मटेरियल है, एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल स्टील को हम यूज करते हैं। हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, और क्या रहता है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत रहता है, हाई रहता है।
हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है जी। और इसके क्या है, लोअर क्रोजन रेट, और क्या है, क्रोजन रेट जो रहता है इसका वो बहुत लो होता है, लोअर क्रोजन रेट, लोअर क्रोजन रेट, लोअर क्रोजन रेट, ठीक है जी। तो ये भी क्या है, इसकी सुटेबिलिटी है, लोअर क्रोजन रेट होने की वजह से भी क्या है, इसको ये सुटेबल रहता है। और बहुत सारी चीजें हैं, सिस्मिक रेजिस्टेंस होता है, वेल्डेबिलिटी ज्यादा होती है इसकी। और क्या, अगर हम 6 नंबर पे देखें तो सिस्मिक रेजिस्टेंस ज्यादा होती है इसकी, सिस्मिक रेजिस्टेंस। सिस्मिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, जो अर्थक्वेक, जो सिस्मिक लोड लगते हैं, अर्थक्वेक की वजह से जो लोड लगते हैं, स्ट्रेसेस को भी क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो इसकी सिस्मिक रेजिस्टेंस ज्यादा होती है स्टील की, तो इसलिए एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल हम इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो और क्या है इसमें, वेल्डेबिलिटी होती है इसकी, मोर वेल्डेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी। तो वेल्डेबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है इसकी, तो वेल्डेबिलिटी भी अच्छी रहती है इसकी, वेल्ड करना है कहीं पे तो वो भी इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो स्टील की, जो हम एज अ रीइंफोर्सिंग। और बहुत सारी बड़ी बात ये है, अगर हम बात करें, ये जो स्टील है ये थ्रू आउट इंडिया कहीं भी हमें अवेलेबल, इजिली अवेलेबल थ्रू आउट द इंडिया, इजिली अवेलेबल थ्रू आउट इंडिया में कहीं भी ये अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए भी इसकी क्या है, स्टील की सुटेबिलिटी है एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल। और बहुत सारे कारण हैं, और हम लिख लें तो इजीली अवेलेबल मिलता है, ये इजीली हमें मिल जाता है। और क्या है इसमें, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है इसमें, बहुत सारी क्या है, इट हैज ए इलास्टिक प्रॉपर्टी, it has a elastic property। और इसकी विशेषता क्या है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है इसमें, इलास्टिसिटी भी होती है, ठीक है जी। तो इलास्टिसिटी स्टील में होने की वजह से भी ये क्या होता है, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो इलास्टिसिटी पे डिपेंड्स करती हैं, उसकी वजह से भी ये बहुत ज्यादा सुटेबल है एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी बहुत बड़ा एक कारण है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी इसमें अगर हम बात करें स्टील की, स्टील का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है 11 स्टील का होता है 11.7, स्टील के लिए कोएफिशिएंट एक्सपेंशन जो रहता है 11.7 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस ये रहता है। और कंक्रीट के लिए 9.9, तो कंक्रीट के लिए 9.9 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस। तो ये मतलब दोनों जो स्टील और कंक्रीट का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो क्या है, सेम सा है, ठीक है जी। तो ये होने की वजह से इसका कारण क्या है, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है इक्वल सा है, तो उसकी वजह से कोएफिशिएंट एक्सपेंशन की वजह से होता क्या है, स्टील और कंक्रीट में जो एक्सपेंशन होने वाली है, एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट की होने की क्षमता होती है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है जी। वो बहुत ज्यादा कम होती है, इसका इतना कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होने की वजह से कंक्रीट और रिड्यूस द चांसेस ऑफ टेंपरेचर क्रैक। और टेंपरेचर क्रैक्स जो होंगे, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होना चाहिए जो हमारी रीइंफोर्सिंग मटेरियल कंक्रीटिंग है, तो वो नहीं होएगी, ठीक है जी। तो ये इसका जो ये सारे के सारे जो हमने ये लिखे पॉइंट्स लिखे हैं, जो 10 पॉइंट लिखे हैं, ये क्या है, सुटेबिलिटी को शो करते हैं स्टील एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल। एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल हमारा जो स्टील है बहुत ज्यादा क्या है, सुटेबल है, परफेक्ट मटेरियल है, ठीक है जी, एज अ रीइंफोर्सिंग। तो रीइंफोर्सिंग करने के काम आता है, ठीक है जी। ये तो हमारी थी रीइंफोर्स सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज रीइंफोर्सिंग मटेरियल।
उसके बाद अगर हम बात करें सूटेबिलिटी के बाद, अगर हम बात करें, ये बहुत सारी चीजें हैं जो स्टील में होती हैं, तो स्टील भी कई तरह के ग्रेड्स के होते हैं, कई तरह के ग्रेड के होते हैं, इनके इफेक्ट भी हैं, ठीक है जी। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए कीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्टील की, अलग अलग जो हमारे कोई माइल्ड स्टील है, HYSD स्टील है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं माइल्ड स्टील की, प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, क्या मतलब माइल्ड स्टील किसको बोलते हैं? ये हमारी ग्रेड्स, अगर हम ग्रेड्स की बात करें तो जो स्टील के ग्रेड्स हैं, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील क्या होता है? ग्रेड ऑफ स्टील, इसको हम शो करते हैं Fe 250, Fe 415, Fe 500, Fe 550, Fe 600, जैसे हमारा डक्टाइल में मिलता है Fe 415D, Fe 500D, Fe 550D, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है? ग्रेड है स्टील के। ये हमारा क्या है? 250, जो 250 हमारा ग्रेड है, इसको हम क्या बोलते हैं? माइल्ड स्टील, इसको हम क्या बोलेंगे? माइल्ड स्टील। और ये हमारे क्या है? HYSD स्टील है, ये हमारे क्या है? HYSD स्टील है, HYSD का मतलब क्या है? हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स होते हैं जो 415। ये हमारा 2008 में जब कोड में क्या किया गया चेंज किए गए, तो उसमें हम Fe 600 को इंक्लूड किया था, ठीक है जी। तो इनकी स्ट्रेंथ जो होती है, ये मोर डक्टिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो ये D को शो किया गया। Fe को क्या शो करते हैं? ये हमारी यील्ड स्ट्रेंथ जो है, Fe हमारी यील्ड स्ट्रेंथ 415, इसका मतलब 250 का मतलब क्या है? जो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 250 न्यूटन पर mm², तो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है जी। तो ये हमारी यील्ड स्ट्रेंथ रहती है, और जो हमारी हाई यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज में माइल्ड स्टील की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या रहती हैं, ठीक है जी। तो माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माइल्ड स्टील क्या है? माइल्ड स्टील, इस टाइप ऑफ स्टील इज मोस्ट डक्टाइल, दिस टाइप ऑफ स्टील is most ductile amongst all types of steel due to less percentage of carbon, ठीक है जी। तो this type of steel is most ductile, क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले इस टाइप जो माइल्ड स्टील है, ये ज्यादा डक्टिलिटी ज्यादा होती है, इसमें लचीलापन ज्यादा है। डक्टिलिटी क्या है? ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन की परसेंटेज जो है वो क्या रहती है? लो रहती है एज कंपेयर टू अदर्स ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जब अदर जो हमारे HYSD है उनसे हमारी जो कार्बन की जो मात्रा है वो कम रहती है, इसलिए इसकी जो डक्टिलिटी है बहुत कम है, इसकी जो डक्टिलिटी है बहुत ज्यादा है और कार्बन की मात्रा है वो कम है, ठीक है जी। और क्या? द बार्स आर मोस्टली प्लेन राउंड एंड, और जो हमारे माइल्ड स्टील है ये बार्स क्या है? द बार्स आर मोस्टली प्लेन
प्लेन एंड राउंड, राउंड प्लेन होते हैं ये, प्लेन राउंड एंड रोल्ड, प्लेन राउंड एंड हॉट रोल्ड। इस शेप में क्या मिलते हैं, ये हमें अवेलेबल होते हैं माइल्ड स्टील, ये क्योंकि इसकी विशेषता है प्लेन राउंड में और हॉट रोल्ड में ये हमें मोस्टली मिलते हैं। और इसकी थर्ड वन हमारी क्या है, इट कैन बी इजिली बेंट एंड वेल्डेबल, इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली बेंड कर सकते हैं। इट कैन बी इजिली बेंट एंड वेल्डेबल, वेल्डेबल। तो इसको जो हमारी माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील इजिली क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, और ये क्या है, वेल्डेबल है। ये मोस्टली ये वेल्डेबल हो जाती है जहां पे अगर हमने कोई वेल्ड करना है, जहां हमने तो ये इसकी प्रॉपर्टी है वेल्डेबिलिटी, और बेंटेबिलिटी क्या है इसकी, हाई रहती है माइल्ड स्टील की। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डेवलप सफिशिएंट बॉन्ड विद कंक्रीट, ये बहुत अच्छा क्या करती है, बॉन्ड बनाती है, बॉन्ड विद डेवलप बॉन्ड विद कंक्रीट, टू डेवलप sufficient bond with concrete, तो कंक्रीट के साथ ये बॉन्ड बनाने में सक्षम है। ठीक है, ये किसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है जी। और क्या है, दिस टाइप ऑफ स्टील हैज डेफिनेट यील्ड पॉइंट, इसका एक डेफिनेट यील्ड पॉइंट होता है, ये हमें यील्ड पॉइंट को शो करता है। जो हमारा माइल्ड स्टील है वो क्या करता है, यील्ड पॉइंट को क्या करता है, शो करता है। ठीक है जी। तो इट हैज ए डेफिनेट यील्ड पॉइंट, फिफ्थ नंबर पॉइंट अगर लिखें तो इट हैज ए डेफिनेट यील्ड पॉइंट। तो ये यील्ड पॉइंट शो करता है, इसका डेफिनेट यील्ड पॉइंट होता है। ठीक है जी। उसके बाद और क्या है, इसके स्टील सफिशिएंट वार्निंग बिफोर फेलियर, तो ये हमें एक जब फेलियर होना होता है, बिफोर फेलियर, ये हमें एक सफिशिएंट वार्निंग प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड द सफिशिएंट वार्निंग बिफोर फेलियर, इट प्रोवाइड्स द sufficient warning before failure, before failure। ठीक है जी। फेल होने से पहले क्या करता है, ये हमें वार्न कर देता है। तो ये इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जो यील्ड पॉइंट है इसका बहुत ज्यादा कम होने की वजह से, और माइल्ड स्टील जो है इसका यील्ड पॉइंट, इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है, जो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। मैंने बात किया इसकी जो माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील की जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो यील्ड स्ट्रेंथ कितनी थी, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। तो इसकी वजह से इसको आरसीसी, जो आरसीसी स्ट्रक्चर है उसमें हम इसको यूज कम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो थोड़ी कम रहती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं किसकी, माइल्ड स्टील की। तो अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, HYSD स्टील की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो HYSD प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो HYSD स्टील क्या है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, मतलब HYSD। तो HYSD की बात कर लेते हैं। ये हमारे HYSD क्या है, हमने अभी बात की Fe415, Fe500, Fe550, Fe600, ये सारे के सारे क्या हैं, HYSD हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ रिफॉर्म बार्स हैं। ठीक है, जिनकी ये ग्रेड होती है, तो जिनकी हमारी जो स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ है, बहुत हाई रहती है। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार की हाई यील्ड पॉइंट होता है। HYSD bars have a high yield point. The HYSD
bars have a high yield point but do not show definite point। ये definite yield point को शो नहीं करता, but do not show definite yield point। ठीक है जी, हमने माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या होता है, एक डेफिनेट यील्ड पॉइंट होता है, पर ये हमें शो नहीं करता है डेफिनेट कोई यील्ड पॉइंट इसका। पर इसमें क्या है, हाई यील्डिंग होती है, हाई यील्डिंग होती है इसमें, हाई यील्डिंग पावर होती है इसमें, हाई यील्ड पॉइंट होते हैं इसमें। ठीक है जी, और क्या है, सेकंड पॉइंट हम अगर डिस्कस करें तो इसकी और प्रॉपर्टीज क्या हैं HYSD बार्स की। द यील्ड स्ट्रेस जनरली डेजिग्नेटेड एज 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस जो है, इसमें जो यील्ड स्ट्रेस है वो क्या है, यील्ड स्ट्रेस जो रहती है वो क्या है, 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस, होती है। ठीक है जी, तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टीज है। थर्ड वन क्या है इसकी प्रॉपर्टी, डिफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द बार, चेक द स्लिपिंग। तो जो डिफॉर्मेशन प्रोवाइडेड की जाती है वो किसके लिए की जाती है, चेक द स्लिपिंग। तो स्लिपिंग करने के लिए इसको डिफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, डिफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर चेकिंग द स्लिपिंग। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, और प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं इसकी HYSD की। और ये क्या होता है, लेंथ ऑफ ओवरलैप कम होती है, इट रिक्वायर फोर्थ पॉइंट में अगर लिखे हम, इट रिक्वायर लेस ओवरलैप लेंथ, ओवरलैप लेंथ कम होती है। तो ओवरलैप करते हैं, अगर हमने कॉन्टिन्यूस रखना है, अगर अपने सरिया तो स्टील को, तो HYSD में क्या होता है, जो ओवरलैप लेंथ होती है वो बहुत कम रखी जाती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो स्टील है वो क्या, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है प्रॉपर्टी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ HYSD स्टील इज वेरी हाई। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ज्यादा हाई रहती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ of HYSD is very high। तो बहुत ज्यादा हाई रहती है टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, HYSD स्टील की प्रॉपर्टीज ये हैं। ठीक है जी, तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे लोडिंग है ऑन स्ट्रक्चर। लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे लोडिंग जो लगती है वो कौन सी लोडिंग लग रही है स्ट्रक्चर पे, हमारी ये बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर कौन सी लोडिंग लगती है, लोडिंग हमारी लगती है जैसे लोडिंग्स ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो बहुत सारे लोड्स हैं जो इस पे लग रहे हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करें डेड लोड। तो डेड लोड लग रहा है, लाइव लोड, सिस्मिक लोड, इंपैक्ट लोड, बहुत सारे लोड हैं। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे लोड किस पे स्ट्रक्चर पे लग रहे हैं। डेड लोड का जो खुद का वेट है, और लाइव लोड क्या होता है, ये जो हमारी जो पोजीशंस हैं जिसका मैग्नीट्यूड है चेंज होता है वो लाइव लोड होता है। और जो अर्थक्वेक की वजह से लोड होता है उसको हम सिस्मिक लोड बोलते हैं। जो इंपैक्ट लोड है, वाइब्रेशंस और अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स हैं, कोई रेजिडेंशियल है, कोई फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, तो उसके हिसाब से क्या होता है ये लोड लगता है, जिसको हम इंपैक्ट लोड बोलते हैं। जैसे विंड लोड है, विंड लोड क्या है,